गोबर की ट्रेन बनाने वाली सास बहू। अरे लता बहन, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे देख लो बहन, गोबर पाथ रही हूँ। चलो फिर बढ़िया है। एक काम करना, हमारे घर आ जाना। तुम्हें वहाँ तबेले के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा। अरे ना बहन, इससे ही हमारा हो जाएगा। अच्छा लता बहन, तूने बताया नहीं, तेरा बेटा शहर जाकर कौन सी पढ़ाई कर रहा है? उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अरे बहन, लड़की तो हमने देख रखी है। अरे वो गुलशन की बेटी है ना, अंगूरी, उसी से करवाऊंगी अपने बेटे की शादी। मैंने सुना है गुलशन की बेटी दिमाग से थोड़ी हल्की है। ऐसा ना हो घर संभालने के लिए बहू लाने निकली, लेकिन ले आई पुनः मगज बहू। हे भगवान सावित्री बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब मैं अपनी बहू थोड़ा सोच समझ कर लेकर आऊंगी। लता अपनी बहू लाने के लिए बहुत परेशान हो जाती है। अपने गांव के एसटीडी वाले के पास जाती है और उससे कहती है, भाई साहब, ये मेरे बेटे का नंबर है, जरा मिला कर दे दो, मुझे उससे बात करनी है। बहन बात तो करा दूंगा, लेकिन अब 1 रुपए कॉल नहीं बल्कि 5 रुपए का एक कॉल है। हे भगवान, इतना महंगा फोन! ये कैसी बात हुई? एक कॉल के लिए 5 रुपए? तुम तो जानती ही हो बहन, आजकल महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इस महंगाई में अगर हम 1 रुपए कॉल लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या ही बोल सकती हूँ। लता ऐसा कहकर नंबर मिलाने के लिए भूपेश से कहती है। भूपेश नंबर मिलाकर लता के हाथ में फोन पकड़ा देता है। दूसरी तरफ से लता का बेटा अर्जुन फोन उठा लेता है। अरे माँ, परसों ही तो मैंने आपको पैसे भिजवाए थे, आपने आज फिर से कॉल कर दिया। हाँ बेटा, पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन तुझे नहीं पता मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है। देख बेटा, अपनी माँ की सलामती के लिए एक बार मुझसे मिलने गांव चला आ। मैंने तेरे लिए लड़की भी देखी है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू मेरी आंखों के सामने शादी कर ले। उसके बाद तू बेशक से शहर अपनी पत्नी के साथ ही रह लेना। अरे माँ, आपको कितनी बार कहा है अभी मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप हो कि मेरी बात को समझती ही नहीं हो। अरे बेटा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तू आ जा, जितनी जल्दी हो सके आ जा। इतना कहकर वो फोन काट देती है। अपने बेटे की राह देखते हुए उसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं आता। एक दिन अचानक से अर्जुन गांव में एक लड़की के साथ अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ, देखो मैं आ गया हूँ। अर्जुन के साथ शहर की लड़की को देखकर लता उससे कहती है, ये लड़की कौन है जिसे तू घर पर लेकर आया है? माँ ये आपकी बहू है, इसका नाम दिव्या है। हे भगवान अर्जुन, ये क्या किया तूने? कितनी बार समझाया था कि शहर की लड़कियों से दूर ही रहना, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे ये लड़की अपने शौक और अपने सपनों के चलते गांव के लड़कों को खा जाती है। ओहो माँ, आप भी ना। चलो अब अंदर चलते हैं, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। अर्जुन अपनी माँ को घर के अंदर लेकर आता है, जिसके बाद वो अपनी नौकरी छूट जाने के बारे में अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर लता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो इस बात का भी ब्लेम बेचारी दिव्या के ऊपर डाल देती है। ऐसे ही अर्जुन को गाँव में रहते हुए अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते घर में बहुत ही समस्याएं आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे की नौकरी छूट गई, ऊपर से मेरा उपले बेचने का काम भी सही से नहीं चल रहा, और अगर ये काम मुझे करना है तो उसके लिए मुझे शहर से आना जाना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आने जाने की सुविधा कुछ भी नहीं है। एक ये ही ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो रिक्शा होता है और ना ही ऑटो, ऊपर से शहर जाने के लिए यहाँ पर ट्रेन तक नहीं है। इस तरह यहाँ के लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लता दिव्या की बात सुनकर उससे कहती है, अरे ये सब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियों का ही कमाल है। तुम जैसी लड़कियां हमारे लड़कों को फंसा लेती हो और उनको बिल्कुल कंगाल कर देती हो। दिव्या अपनी सास की बात सुनकर चुप रह जाती है और उन्हें उल्टा जवाब भी नहीं देती। ऐसे ही वो कई दिन तक इंटरनेट और किताबों में इस तरह की परेशानियों का समाधान ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते उसे गोबर से ट्रेन बनाने का आइडिया मिल जाता है। माँ जी, आपने देखा ही होगा, गोबर से कुछ गांव में लोगों ने बिजली उत्पन्न की, तो कुछ लोगों ने गोबर से गैस का निर्माण किया। मैंने भी इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया है। हम चाहे तो गोबर से एक ट्रेन बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम शहर में आने जाने के लिए कर सकेंगे।
अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर कोई गांव में से ये बात सुनेगा तो उसे इन बातों पर बहुत जोरों से हंसी आएगी। माँ जी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ और समझदार भी हूँ। जो भी काम करूँगी बहुत ही समझदारी से करूँगी। तुझ पर भरोसा करने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, आखिर तू भी तो मेरी बहू ही है। चल ठीक है, ट्रेन बनवा ले, मैं तेरी मदद करूँगी। दोनों सास बहू मिलकर गोबर से ट्रेन बनाने की शुरुआत करती है। वो पहले गोबर से ट्रेन के जरूरी पार्ट्स बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या गांव के लोगों के तबेले से गोबर लाकर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पहले दोनों मिलकर गोबर से ट्रेन के पार्ट्स बनाते हैं और उन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद उनका इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन बनाना शुरू करते हैं। उन्हें पूरा 1 महीना लग जाता है और 1 महीने के बाद वो गोबर से बनाई हुई ट्रेन का निर्माण कर ही देते हैं। गोबर से हमने ट्रेन भी बना ली, अब तो बस इसके चलने की देरी है। ट्रेन की पटरी पर खड़ी हुई गोबर की ट्रेन की बदबू गांव के चारों तरफ फैल जाती है, जिसके चलते गांव वाले रेलवे स्टेशन पर आकर दोनों सास बहुओं को सुनाना शुरू कर देते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? और इस गोबर की ट्रेन को किसने बनाया है? इसकी बदबू से तो पूरा गांव महक उठा है। अगर ये बदबू खत्म नहीं हुई तो हम इस ट्रेन को तोड़ देंगे। हे भगवान, छी छी छी, गोबर की ट्रेन में कौन ही बैठना चाहेगा जहाँ पर गोबर की ही सीट मिलेगी। हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। गांव के कई सारे लोग गोबर की ट्रेन में बैठने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और उन्हें अपना व्यापार भी करना होता है, जिसके चलते वो गोबर की ट्रेन में बैठना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गोबर से भी ट्रेन बन सकती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर गोबर की बदबू आ रही है। दोनों सास बहू मिलकर ट्रेन चलाना शुरू कर देते हैं। जहां सभी लोग शहर पैदल जाया करते थे और घंटों में पहुंचते थे, वहीं पर गोबर की ट्रेन की वजह से वो कुछ ही मिनटों में शहर पहुंच जाते हैं। ये देखकर गांव के गरीब लोगों को बहुत खुशी मिलती है, जिसके चलते अब सभी लोग गोबर की ट्रेन में सफर करना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते दिव्या और लता दोनों की मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है। देखा माँ जी, मेरी वजह से आज इस गांव में ट्रेन का उद्घाटन हो गया और देखो हमारी बनाई हुई ट्रेन कितनी अच्छे से चल रही है। लता बहुत खुश होती है और खुशी के मारे दिव्या से कहती है, आखिरकार हमारी गोबर की ट्रेन पटरी पर चलने लगी। मुझे तो बहुत डर था, लेकिन देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। अब तो गांव के लोगों की मदद हो जाएगी और हमारे पास कमाने का जरिया भी होगा। दोनों सास बहू मिलकर उस दिन के बाद से गोबर की ट्रेन चलाकर अपना घर चलाना शुरू कर देते हैं। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। सरस्वती, देखो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी इन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरी बहन हो और एक बहन अपनी बहन के बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करती है। दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं भगवान से दुआ मांगूंगी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सरस्वती इतना कहती है कि तभी अचानक से सरोज अपना दम तोड़ देती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद सरस्वती और सरोज का पति धर्मेंद्र फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोना और टीना दोनों अभी बहुत ज्यादा छोटी थी। वह अपनी मौसी सरस्वती के पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ मासी माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हमारी माँ हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई है? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी माँ आज से आसमान में तारा बनकर रहेंगी। सरस्वती ऐसा कहकर रोते हुए टीना और मोना को गले से लगा लेती है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उस दिन के बाद से सरस्वती टीना और मोना की देखरेख करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान एक एक्सीडेंट के चलते सरस्वती का पति भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद धर्मेंद्र सरस्वती से कहता है, मैं ये तो नहीं कहता कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जो भी हुआ अब उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन सरोज अब इस दुनिया में नहीं रही और इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी वो तुम्हें सौंप कर गई है। मैं भी इनके बिना रह नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान को प्यारा हो गया तो क्यों ना अब तुम मुझसे शादी कर लो। इन्हें एक माँ मिल जाएगी, मुझे एक पत्नी और तुम्हें एक परिवार। सरस्वती धर्मेंद्र की बात मान लेती है, जिसके बाद वह उसी से शादी कर लेती है। शादी के बाद सरस्वती टीना और मोना को बहुत प्यार करती,
लेकिन जैसे ही उसे एक बेटा हो जाता है उसका प्यार उन दोनों बहनों के लिए खत्म हो जाता है और वो अपना सारा प्यार अपने बेटे को करने लगती है। ओ ले 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 मेरा प्यारा बेटा, इस खिलौने से खेलेगा, ये ले खेल ले। सरस्वती अपने बेटे को खिला रही होती है कि तभी वहाँ टीना और मोना आती हैं। माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। हाँ माँ, आपने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ बना दीजिए हमारे लिए। हाँ हाँ, यहाँ तो तुम्हारे बाप ने अनाज का गोडाउन खोल रखा है। अरे इतना पेट में जाता कहाँ है, जरा सा पेट है और दिन भर खाती रहती हो। अब तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है, जाओ और जाकर घर का काम करो। सरस्वती के कहने पर दोनों बहुत ज्यादा मायूस हो जाती हैं और मायूस होकर बेचारी काम करना शुरू कर देती हैं। मोना, माँ हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती है? क्योंकि हम उनकी असली बेटियां नहीं हैं, हम उनकी सौतेली बेटियां हैं और वो हमारी सौतेली माँ है। अगर वो हमारी असली माँ होती तो ऐसा नहीं होता। तभी टेबल पर डस्टिंग करते हुए टीना के हाथों से फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है। टूटने की आवाज से सरस्वती तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है और फ्लावर पॉट को टूटा हुआ देख आग बबूला हो जाती है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है इस घर की बर्बादी करने के अलावा? जब देखो घर की महंगी महंगी चीजों को तोड़ती रहती हो। आज तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, रुको तुम। सरस्वती ऐसा कहकर अपने कमरे से एक डंडा लेकर आती है और बेचारी टीना और मोना को डंडे से मारना शुरू कर देती है। वो दर्द में खूब चिल्लाती है, लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी सरस्वती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा अगर कोई भी चीज टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से सरस्वती मोना और टीना का स्कूल छुड़वा देती है, जिसके बाद मोना और टीना दोनों घर में काम करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह दोनों बड़ी हो जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हाइट नहीं निकलती और वो दोनों बौनी रह जाती है, जिसकी वजह से उनका सौतेला भाई हमेशा उन्हें बौना बौना कहकर चिढ़ाने लगता है। बोने होने से अच्छा होता कि तुम दोनों मर जाती। अरे कम से कम मेरे पिताजी तुम्हारी शादी के चलते इतने परेशान तो न होते। पता नहीं ये दोनों मनहूस इतनी बौनी कैसे रह गई, कोई इन्हें पसंद करता ही नहीं। सरस्वती एक तो सौतेली, ऊपर से दोनों को बौने होने के ताने देती। एक दिन वह दोनों सरस्वती के पास आकर कहती हैं, माँ हमारी सहेली फुलवा की शादी है, हमारे लिए नए कपड़े खरीद दीजिए। ये वाले कपड़े फट गए हैं और पुराने भी हो गए हैं। तुम दोनों को शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी बौनी लड़कियों को देखकर हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सरस्वती की बात सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और रसोई में काम करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो शायद ऐसा ना होता, वो हमें नए कपड़े दिलाती और कभी भी हमारी हाइट का मजाक ना उड़ाती। ऊपर से हम पिताजी से भी कुछ नहीं कह सकते, अगर हमने उन्हें कुछ भी कहा तो हमारी सौतेली माँ हमारे ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करेंगी। दोनों बहनें बहुत ज्यादा मजबूर होती हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन धर्मेंद्र सरस्वती से आकर कहता है, मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ते देखे हैं। कुछ ही समय में मैं उन दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। साथ में उन्हें दहेज में खूब सारा सोना चांदी और फर्नीचर भी दूंगा, ताकि मेरी बेटियां कभी परेशानी में न रहें। सरस्वती के मन में ये सुनते ही खट्टापन आ जाता है। अगर सारा अपनी इन बौनी बेटियों की शादी में ही लुटा देंगे तो मेरे बेटे की शादी और उसके करियर के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों की शादी एकदम गरीब परिवार में करूंगी। सरस्वती ऐसा सोचकर उस दिन के बाद से ही रिश्ता तोड़ने पर अड़ जाती है। किसी न किसी बात की वजह से वह अमीर घराने के लड़कों से अपनी दोनों सौतेली बेटियों का रिश्ता तोड़ देती है, जिसके बाद वह गरीब घर के 2 लड़कों से अपनी दोनों सौतेली बौनी बेटियों की शादी करवा देती है। वहीं मोना और टीना की शादी के बाद सरस्वती अचानक से बीमार पड़ने लगती है और इस दौरान रोहित उसका जरा भी ख्याल नहीं रखता। वो बेचारी अपने कमरे में ही सारा सारा दिन पड़ी रहती। हे भगवान, मुझसे तो एक गिलास पानी तक नहीं लिया जा रहा। धर्मेंद्र जी भी ऑफिस चले गए और ऊपर से रोहित भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी रोहित उसके कमरे में आता है। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा, पैसे तो केवल मेरी दवाई के लिए ही रखे हैं, उसके अलावा मेरे पास और कोई पैसे नहीं हैं। अरे आपको दवाई खाने की जरूरत ही क्या है? अब आपकी उम्र हो गई है, जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया को छोड़कर चलती बनो। ऐसा कहने के बाद रोहित अपनी माँ के पर्स से पैसे निकालता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सरस्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों सौतेली बेटियों को याद करने लगती है। वो भी एक टाइम था जब मेरी सौतेली बेटियां मुझे हमेशा अपनी माँ समझकर मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, लेकिन ये तो मेरा खुद का खून होते हुए भी मेरा ख्याल नहीं रखता। मैंने उन दोनों के साथ बहुत अत्याचार किए और उनकी हाइट का मजाक भी उड़ाया। आज अगर वो दोनों मेरे सामने होती तो मैं उनसे माफी मांगती। तभी वहाँ धर्मेंद्र अपनी दोनों बौनी बेटियों को लेकर आ जाता है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज से तुम दोनों इनकी सेवा के लिए यहीं रहोगी।
मैंने तुम्हारे ससुराल में बात कर ली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखकर सरस्वती को बहुत खुशी मिलती है। वो उसी समय अपनी दोनों सौतेली बेटियों से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकारती है। मोना टीना भी अब सरस्वती की देखरेख बिल्कुल अपनी माँ की तरह करती हैं, जिसके बाद वह अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।